कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिक्योरिटी की इक्वेशन जिस तरह से जो है वो मौजूद थी, इस कॉन्फ्लिक्ट ने उसको किस तरह से जो है वो तब्दील किया है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरीके से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम वाला, और इसके बाद से वो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था, और फिर इसके बाद हमारा जवाब आया। देखें, इंडिया की जो अपनी असेसमेंट इनिशियली थी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद, और उनका मानना ये था पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजीशन टू रेस्पॉन्ड, और उन्होंने कहा इकोनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पब्लिक जनरली उनकी असेसमेंट ये थी कि वो फौज के साथ खड़ी नहीं है, और अगर हम जाते हैं कोई हम इनको एक पंच लगाते हैं तो पाकिस्तान की कोशिश होगी दे विल गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका, एल्सवेयर जाके कोई बिल की बात करेंगे, एंड देन हम ऐसी पोजीशन में हैं डिक्टेट करेंगे। सो अल्टीमेटली उनके पीछे जो कंसेप्ट यही था, पीछे जो गिरती हुई सौख थी बीजेपी की, मोदी की, बिहार के इलेक्शन, ये सारे थे। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पे उनका ये हमला हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी सिंस इसीलिए देखें ना कि कुरान में भी लिखा है टेक योर प्रिकॉशंस। तो पाकिस्तान जो दुश्मन है, एक अज़ली दुश्मन है जिससे आप यू कैन नेवर ट्रस्ट इंडिया। सो पाकिस्तान भी अपनी तैयारियां कर रहा था, और राइट फ्रॉम वी आर डूइंग इट राइट फ्रॉम 1947 से ऑनवर्ड से, और जिस तरीके से ये हुआ, और फिर देखें हम तैयार थे, और 6-7 को जब हमने डिफेंड किया अपना आप को, जिस हमारी एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, इट वाज फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी। और इसके साथ साथ हमारे जो ट्रुप्स थे एलओसी के साथ, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके साथ जब हमने बुनियाद मखसूस लॉन्च किया, सो मेरा ख्याल में इसके बाद से आप देखें कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन साउथ एशिया एक डायनेमिक से टोटली चेंज, इस रीजन में एक नई जहत यहाँ पे मिली है सिक्योरिटी रीजन में। पाकिस्तान हैज एमर्ज एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे आया है, जो इंडिया का सो कॉल्ड कंसेप्ट था कि यहाँ पे दे आर नेचुरल लीडर हैं, और इसके अलावा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो वो जो कंसेप्ट था वो तो खैर धर्म से गिर गया है। ठीक है, तो आपको लगता है वो वहां पर जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट असर पड़ा है? मैं फैसल शाह साहब, आपको किस तरह से लगता है? क्योंकि एक तो कॉन्फ्लिक्ट वो है जिनका हमने सुना हुआ था, लेकिन इस मर्तबा हमने खास तौर पर इस जो कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि जो एक जिस तरह से जंग को समझा जाता था, या जंगों के हथियार जिन चीजों को समझा जाता था, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गए। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहे और अब जो कुछ हुआ, आप किस तरह से देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट की नोयत है वो कैसे बदल गई है? बहुत शुक्रिया रहमान मुझे प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से पूरी कौम को यौम दिफाए वतन 2025 मुबारक हो। इस मौके पर हमें अपने शोधा को याद रखना चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, रातों को सुकून से सोते हैं। और फिर जो लोग इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं उनको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी हमें मदद करनी है, उनको हमारी मदद की जरूरत है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए इस दफा इंडिया और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया ने देखा। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, और इंडियंस शायद ये समझ रहे थे कि हम शायद 17वीं 18वीं सदी में हैं। जो कुछ वो कहते रहेंगे उसको कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा, जबकि पूरी दुनिया लाइव सब कुछ देख रही थी। अगर मैं यहाँ पे 1965 और 2025 में एक मुमासलत ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि जो 1965 में हुआ था एग्जैक्टली वही 2025 में हुआ है। तो जंग का करैक्टर मैं समझता हूं कि चेंज नहीं हुआ है। 1965 में भी आप देखिए कि उन्होंने जारियत की, जमीनी जारियत भी की, हवाई फजाई जारियत भी की, और बहरी तौर पे भी वो हमसे कई गुना बड़े थे। लेकिन उनकी वो नेवी 17 दिन तक मैसूर रही अपने हार्बर में, और वो जो कैपेबिलिटी उनके पास थी सी में वो उसको अप्लाई नहीं कर सके। सेम चीज इस दफा आप देखिए कि 2025 में भी फजाइया ने वो रोल प्ले किया जो 1965 में किया था। आर्मी ने वो रोल प्ले किया, उनकी आर्मी को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया,
और बहरिया ने, पाकिस्तान बहरिया ने भी वही रोल प्ले किया कि उनके पास आज भी 5 से 6 गुना बड़ी नेवी है पाकिस्तान से, लेकिन उसको वो अप्लाई नहीं कर सके। तो सेम फॉर्मेट रिपीट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, जो 1965 में था वही 2025 में हुआ है। तो आप ये समझिए कि कैरेक्टर ऑफ वॉर शायद वो चेंज नहीं हुआ है, और हम और इंडिया जो आपस में आमने सामने आए हैं, 1965 में भी ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थी जिसने हमारे पास कम वसाइल के बावजूद अपने से बड़े दुश्मन को रोके रखा। 2025 में भी वही क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एज था पाकिस्तान को, जिसने इंडिया को रोके रखा और अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है, राइट। रज़ा हैदर साहब, एयर वॉरफेयर जो है वो किस तरह से जो है वो बदल गया, और क्या आपको भी ये कंपैरिजन जो वो नजर आते हैं जो 6-7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया ने 1965 में किया था, वो अब भी जो है वो एयर वॉरफेयर की जो नेचर है वो तकरीबन जो है वो सेम है? एयर वॉरफेयर बहुत चेंज हो गई। देखें, एयर वॉरफेयर जनरली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और कटिंग एज फोर्स है, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है, इसलिए जो टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं तो टेक्नोलॉजीज के साथ साथ एयर वॉरफेयर भी चेंज होती है। हम रिसेंट अगर तनाजुर में देखें तो इसमें हमने जो डॉक्ट्रिन यूज़ किया वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। अच्छा। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन है ही मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का एक कोहेजन है, एक सिनर्जी है, जिसमें प्लेटफॉर्म भी है जो कि एयरक्राफ्ट होते हैं, इस केस में J-10, JF-17, स्पेस है, साइबर है, ड्रोन्स हैं, EW है, एयरबोर्न रेडार्स हैं, ग्राउंड रेडार्स हैं, तो इन सब का सिनर्जी एंड दैट टू विद द लैंड एंड सी। तो ये एयर वॉरफेयर इस लिहाज से एक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आ रहा है रहमान साहब, वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का। 5th जनरेशन वॉरफेयर के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। एक है टेक्नोलॉजीज, दूसरा है साइबर, तीसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब आप देखेंगे इस वाक़े में भी तीनों अप्लाई हुए एट अ सेम टाइम। साइबर अटैक्स भी हो रहे थे, साइकोलॉजिकल में हम लोग मीडिया को भी उसका एक पार्ट है, सोशल इंजीनियरिंग और डिसइंफॉर्मेशन सब कुछ उसमें आ जाता है, और टेक्नोलॉजीज का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैंने आपसे बात की कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन। तो इसका मतलब है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक क्लासिकल एग्जाम्पल थी मार्का हक। अच्छा, लेकिन जो 65 है, और मैं उसको थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा एक लेगेसी के साथ, क्योंकि आपका सवाल इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि आप हिस्ट्री को साथ लेके चल रहे हैं। कायदे आजम ने 1948 में एक विजन दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स को, सेकंड टू नन। कायदे आजम का विजिट था PF अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन पीरियड में, और उन्होंने उस वक्त खिताब किया। बहुत छोटी सी स्पीच है लेकिन फुल ऑफ विजडम, और उन्होंने उस वक्त भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एयर पावर की बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा एनी कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर। We should build our air force as quickly as possible, efficient, second to none। और ये जो efficient, second to none है ना, इसकी लेगेसी को लेके पाकिस्तान एयरफोर्स चल रही है। अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट्स भी सारी हमारे 65 में भी F-86, F-104, B-57, T-33 टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी की जहां पर बात आती है वहां पर तो टेक्नोलॉजी बहुत सारे मुल्कों के पास है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन हमने बहुत देखे। ह्यूमन रिसोर्स बहुत मैटर करती है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत मैटर करती है, मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है। जितना भी सही, राफेल इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट है, कंपैरेटिबल टू J-10 एयरक्राफ्ट है या JF-17 है, लेकिन अल्लाह ने हमें 6-0 की फतह दी है, उसके पीछे मैन बिहाइंड द गन है। और उसमें अगर मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो बालाकोट के बाद हुआ उसमें भी जो है वो उसमें भी यही था, मोरलेस यही था कि इंडियन हमेशा अपने तैयारे जो है वो गिरवा कर ही जाते हैं। एयरफोर्स एक अच्छी एयरफोर्स है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी इंपोर्ट करने का, वो इजराइल से लें, फ्रांस से लें, रशिया से लें, अमेरिका से लें। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है मैं समझता हूँ वो है हमारा ट्रेनिंग, पायलट्स ट्रेनिंग, क्वालिटी इक्विपमेंट, देन डॉक्ट्रिन जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, लीडरशिप है जो क्लैरिटी दे आपको कि हाउ टू ऑपरेट। ये सारा मिल के एक टोटलिटी में एक्चुअली सिनर्जी देता है टू हैव अ वॉर। मैं जरा थोड़ा सा इस पे और भी बात करेंगे कि फ्यूचर में अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होगा, दिफा हमें किस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्विकली फैसल शाह साहब से एक सवाल जो है वो पूछ लेता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हमने जहां पर जो है वो बाकी डोमेन्स में देखा, और इस हवाले से खबरें बहुत थी कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ हरकत हमारे जो है वो कराची की बंदरगाह के करीब या साहिलों की तरफ भी जो है वो कर सकता है।
तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई? देखिए, इस वक्त जो इंडियन नेवी है ना, वो बड़ी एक वेल इक्विप्ड किस्म की नेवी है विद अगेन न्यूमेरिकल सुपेरियरिटी, जैसे उनकी एयरफोर्स में है। और वो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं इंडियन ओशन में। वो अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहते हैं, यानी वो दुनिया में कहीं भी जाके डिप्लॉयमेंट करने के काबिल अपने आप को समझते हैं। उनके ये अज़ाइम है, और वो अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और अपने बाकी सारे जहाज़ों को, सबमरीन्स को लेके 400 से 500 मील दूर पाकिस्तान से फिरते रहे, जो कि 700 से 900 किलोमीटर बनता है। उनके ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ था सुपरसोनिक, जिसकी बहुत धूम मची हुई थी, ब्राह्मोस, वो 450 किलोमीटर रेंज का था। अब वो मिसाइल कह रहा है कि यार आगे जाओ, आगे लेके जाओ मुझे, ताकि मैं अपना काम करूं, लेकिन उनके लीडरशिप की ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपने जहाजों को आगे भेजें, उस रेंज को कम करें और मिसाइल को लॉन्च कर सकें। क्यों? इसलिए कि उनको ये पता था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बीच में पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, ये दोनों तैयार खड़ी हुई है। और जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का एक मिथ बनाया हुआ था इंडिया के अंदर कि जी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर का कंपैरिजन अगर आप यूएस के, यूके के, फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर से करें तो ये बहुत इंफीरियर है अपनी कैपेबिलिटी में। तो उनको ये खतरा था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस दफा डिबो दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी कि इस दफा एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने डिबोना है। मजे की बात यह है कि इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को जिसको वो अपना फख्र समझते हैं, 7 तारीख को और 10 तारीख को, जिस दिन हमारे फजा और जमीन पे जंग हो रही थी, ये इन दोनों दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी लैंड के पास ले गए और वहां से उसको मेन लैंड से प्रोटेक्शन, एयर कवर देना शुरू कर दी, ताकि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अताब से ये महफूज रहे। तो अगर वो फखर आपका जो कि आपके काम आने के बाद लाइबिलिटी बन जाए, तो वो फिर फखर तो नहीं रहता। और मेरा ख्याल है उनको लगा कि जहां इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं, ये ना हो कि यहाँ पर भी उनको जो है वो कोई सरप्राइज जो है वो मिल जाए।